नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स, ऐसी खबरें जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेंगी। मतलब कल को आपके इनकम बढ़ सकता है, घट सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या फिर हो सकता है नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पता चले या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका बढ़ जाए या घट जाए। ऐसे इवेंट्स जो पॉलिटिकल हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, कोई भी टॉपिक हो ऐसा जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेगा, आपके फाइनेंसेस में चेंजेस लेकर आएगा। तो ऐसे आर्टिकल्स अगर पसंद है आपको, ऐसे वीडियो पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है डोनाल्ड ट्रंप। हमेशा न्यूज़ लाइमलाइट में वो रहते हैं और रहना चाहते भी हैं। तो ट्रंप टू लॉन्च न्यू राउंड ऑफ टैरिफ्स टारगेटिंग फार्मा, चिप्स एंड मिनरल्स। तो वॉशिंगटन से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे आर प्रेसिंग अहेड, और यहाँ पे ये एक नया टैरिफ बराज लेकर आना चाहते हैं, जो कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लीगली थोड़ा साउंड करेगा देन प्रेसिडेंट्स कंट्री बाय कंट्री ड्यूटीज़ जो उन्होंने पहले लगाई थी। ठीक है, तो यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है विद इन फ्यू वीक्स अनाउंस करने वाला है आउटकम्स अपने इन्वेस्टिगेशन का। उन्होंने कुछ इस बार इन्वेस्टिगेशन किए हैं, तो चीज़ें ऐसा नहीं होंगी कि बिल्कुल रैंडम होगी जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स, इन सारे सेक्टर्स को इन्होंने कवर किया है। तो प्रोब्स अभी वाइडली एक्सपेक्टेड हैं टू रिजल्ट इन डिवाइस ऑन रेंज ऑफ फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स और एंड इंडस्ट्रीज। तो यूएस अभी भी इसी चीज़ पे प्रेस कर रहा है कि आप सारी चीज़ें अमेरिका में बनाओ और बाहर प्रोडक्शन बाहर की कंट्रीज़ के लिए करो। अमेरिका का जो प्रोडक्शन है, जो हम यहाँ कंज्यूम करते हैं, वो अमेरिका में होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट कि ये इम्पोर्ट टैक्सेस लगाए हैं स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, और इन्होंने वाइडन कर दिया स्कोप बाय टारगेटिंग कंज्यूमर गुड्स दैट कंटेन मेटल्स। तो अब एक एस्टिमेट आया है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से कि ट्रंप के जो स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स हैं करंटली सेट है 50% पे, और इसकी वजह से करीब $200 बिलियन के स्टील और एल्यूमिनियम और हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि फिशिंग रील्स एंड रूम्स, ये करीब करीब 4 गुना है। ठीक है, क्वाड्रपल द अमाउंट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म से। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट अब ये मैं कहूँगा अपने टैरिफ्स के थ्रू कर रहे हैं। $200 बिलियन वर्थ ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम एंड अदर गुड्स को इम्पैक्ट करेंगे ये, और यहाँ पे टैरिफ लगाए 50% का। तो एफर्ट जो है वो आ रहा है एज ट्रम्प्स अप्रैल टैरिफ ऑन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स स्टैंड ऑन शेक योर लीगल ग्राउंड। तो जो अप्रैल वाले इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट में वो उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लीगल ग्राउंड्स स्ट्रांग नहीं रहे हैं उनके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें ट्यूसडे को कि वो कंसिडर करे कि उन्हें हटा दिया जाए जितने भी टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि दे आर नॉट वैलिड ऑन लीगल ग्राउंड्स। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि जो 232 लिवाइज है वो इफेक्टिवली सप्लांट कर सकता है कंट्री बाय कंट्री ड्यूटीज़ को, जिसकी वजह से लीगल स्क्रूटनी आई। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक्शंस है दे आर वेरी लाइकली गोइंग टू रिजल्ट इन इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑलमोस्ट एवरी गुड एंटरिंग द यूएस। तो जितने भी गुड्स यूएस में आ रहे हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। अब इंडिया और यूएस क्या कर रहा है, ये बायलैटरल ट्रीटी यहाँ पे लेट्स से अभी डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें भी इंडिया ने यही पॉइंट रखा है, हमने परसों कवर किया था सबसे पहले, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बायलैटरल ट्रीटी साइन कर लिया और उसके बाद आप फिर से कुछ नए टैरिफ्स ले आए, आपने फिर से कुछ नया पॉइंट ला करके नए टैरिफ्स को इस पे इम्पोज कर दिया, इंडिया पे इम्पोज कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग डिस्कस तो करें अपनी ट्रेड पॉलिसीज़, बट अनसर्टेनिटीज़ बहुत है कि ये हो सकता है फिर से नए टैरिफ ले आएँ, ये कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, किसी प्रेसिडेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी जो इनके साथ अग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, जो इनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और लोगों को ये विश्वास नहीं है कि अग्रीमेंट करने के बाद भी उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो G7 मीटिंग से आते वक्त ट्रंप ने कहा कि फार्मास्यूटिकल टैरिफ्स जो है वो आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और ये इनकरेज करेंगे कंपनीज को कि वो अपना प्रोडक्शन ना अपनी दूसरी कंट्रीज से यूएस में शिफ्ट कर लें। और इससे क्या होगा, इनका कहना है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज यूएस में आएंगी, स्पेसिफिकली फार्मा की, एंड यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो जो लेटेस्ट एग्जांपल है ट्रंप के वाइडर टारगेटिंग का अंडर हिज 232 पावर्स, वो लास्ट वीक हमें देखने को मिला जब कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया 50% ड्यूटीज़ स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, जैसे आप होम अप्लायंसेस पे भी लगाओगे, डिश वॉशर पे, ड्रायर पे एंड वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि ये जितने भी आइटम्स हैं इसे डीम किया जा रहा है वाइटल टू नेशनल सिक्योरिटी।
तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि होम अप्लायंसेस जैसे कि डिश वॉशर, ड्रायर और वॉशिंग मशीन्स नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं और इसलिए इन्होंने ये ड्यूटीज़ लगाने की कोशिश की है। तो आई हैव टू स्टिल मतलब फिगर दिस आउट कि अमेरिकन डिश वॉशर से कैसे मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उन्हें मिल सकता है। बट जो उन्हें करना है वो करके रहेंगे। जितने टैरिफ्स उन्हें लगाना है वो कुछ भी रीज़न दे करके वो टैरिफ्स इम्पोज करेंगे, ये हमने देख लिया है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की और ये है हाईएस्ट लेवल इन मोर देन अ ईयर यूके इन्फ्लेशन होल्ड्स एट 3.4%। तो यूके में इन्फ्लेशन का डेटा खराब आना स्टार्ट हो गया है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, यूएस से एक्सपेक्टेड है कि इनका जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो बहुत ही ख़राब आ सकता है आगे। इसीलिए फेडरल रिजर्व वहाँ पे क्या कर रहा है, रेट आगे कट्स नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनसे, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। और रीज़न क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़। अब जैसे हमने बताया आपको कि 50% टैरिफ लग गया, जहाँ पे होम अप्लायंसेज पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे कि छोटी चीज़ें, मिक्सर ग्राइंडर, डिश वॉशर, ड्रायर। तो अब इशू क्या है यहाँ पे, इशू ये है कि जब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का डेटा हमें नज़र आएगा कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, महंगाई काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। और जब ऐसा होगा तब फेडरल रिजर्व को क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। तब ये भी देखना होगा कि क्या जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है या वो नीचे जा रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जाएगी तो फेडरल रिजर्व को चूज़ करना होगा कि क्या वो जीडीपी को बूस्ट करना चाहते हैं, कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं। और इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रहा होगा तो उन्हें देखना होगा कि क्या वो रेट कट के जगह पे रेट को बढ़ाने के भी सोचेंगे। मतलब डिसीजंस आगे बहुत अनसर्टन है फेडरल रिजर्व के लिए, वहाँ के सेंट्रल बैंक के लिए। तो ये जो टैरिफ्स हैं ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान करेंगे उन्हें भी और इंडियन कंपनीज़ को भी, क्योंकि अब इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को नींद नहीं आ रही होगी। आप ये सोचो, वो रात भर अभी जग के सोच रहे होंगे कि ये क्या करने वाले हैं, एक बार हमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या हमें सही में प्रोडक्शन को मूव करना होगा बाहर। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की और ये है यूके इन्फ्लेशन के बारे में कि यूके का जो इन्फ्लेशन डेटा अगर आप देखोगे 3.4% पे आ गया। तो लंदन से न्यूज़ आ रही है कि यूके इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पे है पिछले एक साल में। प्राइस प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यहाँ पे एक लेटेस्ट सिग्नल देने वाला है कि क्या ये रेट कट्स करता ही रहेगा। ठीक है, अमिड द थ्रेट ऑफ अनदर एनर्जी प्राइस हाइक। तो वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तेज़ी से। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यूके में आप देखो 3.4% हो गया मई में, slightly above economists' expectations for 3.3% and in line with Bank of England's forecast. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्विस इन्फ्लेशन जिसे क्लोजली वॉच किया जा रहा है यहाँ पे फॉर डोमेस्टिक प्रेशर्स, ये ईज हुआ है टू 4.7% फ्रॉम 5.4%। तो इन्फ्लेशन अप्रैल में ऑफिशियली कितना था, 3.5% था एज स्टार्टेड अ मंथ अगो। लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स बॉडी है उन्होंने एक्नॉलेज किया जून 5 को कि इन्होंने एक मिस्टेक को अनकवर किया है एंड इट शुड बी 3.4%। जो एरर था वो ब्लेम किया गया था इनकरेक्ट व्हीकल एक्साइज ड्यूटी नंबर्स पे फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे एयर फेयर्स की अगर बात करें, फ्यूल कॉस्ट ये नीचे आया है, लेकिन फूड प्राइसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली चॉकलेट, उसके अलावा मीट एंड फर्नीचर और हाउस होल्ड गुड्स भी देखोगे अगर आप, जैसे कि फ्रिज, फ्रीजर्स और वैक्यूम क्लीनर्स, यहाँ पे भी हमें प्राइजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रिटिश पाउंड बढ़ा है, ठीक है, इंट्राडे हाई पर गया है इनका कहना है। एंड मार्केट जो है फुली प्राइज इन कर चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 2 क्वार्टर्स ऑफ रेट कट्स फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इट लीव्स inflation stubbornly high with investors still unsure about when the UK central bank will next cut interest rates। तो अब वहाँ पर भी अनसर्टेनिटी आ रही है। अब देखो स्टॉक मार्केट के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, वो होती है अनसर्टेनिटी। तो कल को आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपको पता है कि हाँ ये गिरेगा क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आना है, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी प्राइज इन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सर्टेनिटी हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कल क्या होना है, क्या पॉलिसीज़ आनी है, इन्फ्लेशन का डेटा क्या आएगा, ऐसी अनसर्टेनिटीज़ में मार्केट्स सबसे ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा गिर जाएंगे या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिचुएशन हमेशा लोग अवॉइड करना चाहते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी हो ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो प्रिडिक्टेबिलिटी मार्केट को पसंद है, मार्केट को पसंद है कि चीज़ें थोड़ी प्रिडिक्टेबल रहें, दैट्स इट। एंड ख़राब भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप देखते हो कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आते हैं और शेयर 5% ऊपर होता है, और कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं लेकिन स्टिल शेयर 10% नीचे चला जाता है। ऐसा हुआ होगा रिजल्ट डे पे, तो उसका रीज़न यही है, प्रेडिक्टेबिलिटी मिस हो गई, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रही। या तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ऊपर चला गया, लेकिन अच्छा था बट मे बी जो प्रेडिक्शंस थे उतना अच्छा नहीं था, बस तो फिर अच्छा होने के बावजूद शेयर प्राइस आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है ये बहुत ज़रूरी है जानना, और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें कितनी अलग हो रही हैं, इससे आप असेस करोगे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा।
तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, जहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का डिसीजन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑयल प्राइसेस 14% ऊपर जा चुके हैं एक हफ्ते में, विच इज़ अ बिग कंसर्न। एंड इन्वेस्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट बिलीव करें कि रेट कट जो है वो अनलाइकली है, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट नहीं करने वाला है। दे हैव टू वेट एंड वॉच, स्पेशली जब तक कि इजराइल और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर है, ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अभी तक तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक किया नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ कर दिया तो ऑयल प्राइस हो सकता है हमें $100 पर जाता हुआ नजर आए, विच विल बी वेरी कंसर्निंग इवन फॉर इंडिया, फॉर यूएस एंड फॉर यूरोप। सबके लिए बहुत कंसर्निंग रहेगा ये, और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है। सो वी हैव टू वेरी क्लोजली वॉच दिस कॉन्फ्लिक्ट। Dassault ties up with Reliance Infra Arm to make Falcon 2000 jets. Dassault Aviation फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का और बिजनेस जेट्स का। इसने पार्टनर किया है रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ, एंड सब्सिडरी है ये अनिल अंबानी प्रमोटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चर करेंगे 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट्स। पार्टनरशिप अनाउंस किया गया था एट द पेरिस एयर शो फॉर वेंसडे, और ये फर्स्ट टाइम है जब दसॉल्ट एविएशन मैन्युफैक्चर करेगा फाल्कन 2000 जेट्स आउटसाइड फ्रांस। फ्रांस के बाहर आज तक इन्होंने फाल्कन 2000 को मैन्युफैक्चर नहीं किया है, लेकिन इंडिया में अब ये करने वाला है। और ये जो जॉइंट वेंचर है, ये 51-49 जॉइंट वेंचर है रिलायंस और दसॉल्ट के बीच में, जो बनेगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फाल्कन सीरीज इंक्लूडिंग फाल्कन 6X, फाल्कन 8X असेंबली प्रोग्राम्स फॉर दसॉल्ट एविएशन। पहला ऐसा COE आउटसाइड फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, और RL ने इस्टेब्लिश किया पार्टनरशिप 2017 में दसॉल्ट के साथ, और जो ऑपरेशन है वो कमेंस होंगे जब मिहान नागपुर में हमें ये फैसिलिटी सेटअप होते हुए नजर आएगी। और ये सबसे पहला फाल्कन 2000 जो है फ्रंट सेक्शन इन्होंने डिलीवर किया था कब, 2019 में, और तब से इन्होंने 100 मेजर सबसेक्शंस फाल्कन 2000 के असेंबल कर दिए हैं। तो कोलैबोरेशन एक पावरफुल एक्सप्रेशन है उनके कमिटमेंट का, उनका ये कहना है। एंड मेक इन इंडिया ये वर्ल्ड इनिशिएटिव बनाना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस जेट्स ग्लोबल मार्केट के लिए। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है देखो आपके लिए। आप देखो गोल्ड प्राइसेस सबको लग रहा था 1 लाख पर आ चुके, अब कितना बढ़ेगा, बट नहीं, हमें यहाँ से और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और जो स्पाइक है प्राइसेस ऑफ गोल्ड में, अब प्रेफर्ड सेफ हेवन जिसे बोलते हैं हम लोग। सेफ हेवन क्यों है? क्योंकि वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी दुनिया में अनसर्टन हो रहा है, पैसे कहाँ जाते हैं? गोल्ड में। अनसर्टेनिटी है, पैसा मार्केट से बाहर जाता है इक्विटी मार्केट से। मैंने बोला अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, इक्विटी मार्केट के लिए। तो किसके लिए तो अच्छा होगा? एक के लिए अगर कुछ बुरा है तो दूसरे के लिए हमेशा अच्छा होता है, और वो होता है फिक्स्ड इनकम के लिए या फिर गोल्ड जैसे एसेट्स के लिए। तो जो पीसेस ऑफ प्राइसेस ऑफ गोल्ड है वो एक प्रेफर्ड सेफ हेवन एसेट है अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और इसने पुश किया है इंडिया के कोर रिटेल इन्फ्लेशन को ऑन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री फॉर 4 मंथ्स इन अ रो। इवन जो हेडलाइन प्राइस राइज है पेस मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये गिरा है टू 75 मंथ लो ऑफ 2.8% इन मई। एंड राइजिंग कोर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड द रिजल्टिंग प्राइस प्रेशर इन इकोनॉमी। तो रीसेंट स्पाइक आया है, कहा जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी की वजह से, डोमेस्टिक फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ही हमें इन्फ्लेशन में बदलाव नज़र आ रहा है। मई 2024 से 25 के बीच में कोर इन्फ्लेशन होता क्या है? आप फूड और एनर्जी प्राइस को हटा दो टोटल इन्फ्लेशन के डेटा में से, जो बच गया वो कोर इन्फ्लेशन है। और ये बढ़ा था 111 बेसिस पॉइंट, ठीक है, टू 4.2%, और 1 बेसिस पॉइंट 0.01% होता है, ये हमें पता है। तो जो प्राइजेस हैं ज़्यादातर सब कैटेगरीज में, जैसे हम कोर इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, जिससे वो डिक्लाइन हुए हैं। 5 सेगमेंट्स हैं जिन्होंने बक किया है ट्रेंड को: गोल्ड, मोबाइल टैरिफ्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टॉयलेटरीज एंड सिल्वर। तो गोल्ड में शार्पेस्ट इंक्रीज आया है इन्फ्लेशन, एंड गोल्ड प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ बढ़ते जा रही हैं। इसराइल ईरान का हमें वॉर देखने को मिला, इवन रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी गोल्ड काफ़ी बार हमें स्पाइक होता हुआ नजर आया, जब भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अभी यूक्रेन का बड़ा अटैक आया था, उसके बाद इवन जब डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट ने जब से टैरिफ्स अनाउंस करने शुरू किए हैं, तब से आप देखो गोल्ड में क्या तेज़ी आई है। तो यहाँ पे गोल्ड अगर आप देखोगे तो लगातार इसीलिए एक बुल फेज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें FY25 की, 2025 की, गोल्ड इन्फ्लेशन बढ़ के कितना हो गया? 24.7% हो गया, एवरेज अगेंस्ट 15.1% इन FY24। एंड जो येलो मेटल है, इसने कंट्रीब्यूट किया है 17% ऑफ द प्राइस राइज मेट्रिक अपटिक ओवर 12 मंथ पीरियड। इकोनॉमिस्ट ने ये केस किया है
फॉर कीपिंग गोल्ड आउट ऑफ कोर इन्फ्लेशन मेजर्स। जैसे कि आप फूड और फ्यूल कैटेगरीज को कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखते हो, आप वैसे ही गोल्ड को भी कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखो। तो क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड का छोटा सा पार्ट रखा जाता है, जिसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन का आपने क्या सीखा, डेटा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहा है। और इसका वेट कितना है कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड का, 2.3%। 2.3% का वेटेज होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो छोटा सा ही इसका शेयर है, लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट कर रहा है कोर इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। तो वन ऑफ द कंडीशंस अगर आप देखोगे फॉर कंप्यूटिंग कोर इन्फ्लेशन ये है कि आप इट्स एबिलिटी टू फिल्टर आउट नॉइज़। जो भी नॉइज़ होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की वजह से, तो वॉलेटाइल चीज़ों को आप हटाते हो, और जब हटा देते हो तो कोर इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, ताकि नॉइज़ को आप हटा सको। तो फूड फ्यूल अकॉर्डिंगली इसको एक्सक्लूड किया जाता है आरबीआई के कोर मेजर से। लेकिन हमने ये देखा कि गोल्ड एग्जिबिट कर रहा है ज़्यादा वॉलेटिलिटी, फूड और फ्यूल दोनों से ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये पिछले 5 डेकेड में। तो अगर आप डेटा देखोगे क्रिसिल के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने पैक किया इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी इन गोल्ड को एट 12, जो इसने रेकन किया था टू बी 4.5 फॉर फ्यूल एंड 3.6 फॉर फूड आइटम्स। तो उससे करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल है फ्यूल और फूड से। तो आर्ग्यूमेंट ये है इस आर्टिकल का कि जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे गोल्ड का जो शेयर है उसे हटा देना चाहिए, कंप्लीटली जीरो कर देना चाहिए। क्योंकि उसका मकसद ही ये है कि आप वॉलेटाइल चीज़ों को ना रखो कोर इन्फ्लेशन में, वॉलेटाइल चीज़ों को अलग रखो, जो हम फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को मानते हैं, एनर्जी को। एंड गोल्ड को भी यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए। तो ऑल द ज्वेलरी डिमांड इंडियन हाउस होल्ड से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिमांड है गोल्ड में फ्रॉम ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड ETFs, ये लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये यूजफुल होगा कि आप डी एम्फेसाइज करो द रोल ऑफ गोल्ड प्राइसेस बाय एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम एनालिसिस ऑफ कोर इन्फ्लेशन। एंड कोर इन्फ्लेशन के एनालिसिस से इसे बाहर आना चाहिए, कैलकुलेशन से बाहर आना चाहिए, तो हमारा डेटा और हमें बेटर पिक्चर प्रेजेंट करेगा। तो अगर इंडिया में ऐसा होता है, देखिए अगर आप इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी यहाँ इस बार ग्राफ में देखोगे, तो गोल्ड का 12 है, मतलब गोल्ड फ्यूल से 3 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल है, फूड से भी 4 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, कोर इन्फ्लेशन डेटा और बेटर आएगा, और मेरे ख्याल से हम यूएस के टारगेट्स अचीव कर जाएंगे। हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन को इतना घटा दोगे आप, फूड इन्फ्लेशन वैसे ही घट रहा है। बस एक एनर्जी को अभी कंट्रोल में आना है, जो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इज़राइल और ईरान के वॉर के बाद बढ़ गया है। तो हम लोग तो मेरे हिसाब से 3% के काफ़ी नीचे ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप रोज़ ऐसे अपडेट्स को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।